फेरे लेते समय सिर्फ हम एक अग्नि के फेरे नहीं ले रहे होते हैं। हुँ। हम अपने जीवन को और अपने कर्मों को उस फेरों के अनुसार हम अपने बाँधते चले जाते हैं। सो म्यूज़िकल फेरे एग्ज़ैक्टली आप समझाएँगे होता क्या है? म्यूज़िकल फेरा आने के बाद ऐसा हो गया है कि अब जो फेरे होते हैं, क्योंकि देखिए आप फेरा ही एक ऐसा चीज़ है जो कि पूरे इवेंट की जान होती है। ये हमारे आई थिंक कल्चर में कभी भी शादी रात को नहीं होती थी। जितनी भी शादियाँ होती थी वो दिन के टाइम में ही होती थी। रात का तो हमारा था ही नहीं प्रथा। 7 वचन एग्ज़ैक्टली क्या होते हैं शिवम? 7 वचन ये होते हैं जो कि कन्या वर से लेती है। तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहे प्रिय वयम पूर्या वामांग मयामि त्वदा त्वदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। वामंगी एग्ज़ैक्टली होता क्या है? जब कन्या आपके राइट साइड से उठकर आपके लेफ्ट में आती, यानी कि आपके गोत्र में प्रवेश करती है। जब आप अपने वाइफ को या अपने पार्टनर को ही कह लीजिए, जब आप अपने बुद्धि से हटाकर उनको अपने हृदय में स्थान दे देते हो, यही पूरी जर्नी जो होती है फ्रॉम हेड टू हार्ट, यही वाओ! आपका मैरिज होता है। नमस्ते एंड वेलकम टू नमक मिर्च। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त दीपाली रेखी। आज फिर बातें करते हैं कुछ नई चीज़ों के बारे में, जैसे कि 7 फेरे। हैं तो पुरानी, लेकिन हम समझेंगे उसको नए ढंग से शुभम के साथ। शुभम हमें एक-एक चीज़ समझाएँगे, एक-एक फेरे का मतलब समझाएँगे और हम ट्राई करेंगे जिनकी शादी हुई है या आगे होने वाली भी है कि इन फेरों का असर में मतलब होता क्या है और अपना जीवन सही से जी पाएँगे। और हम शुभम से ही पूछते हैं एक्चुअली वो करते क्या हैं? सो बेसिकली आई एम अ डिवोशनल आर्टिस्ट। सो जितने भी डिवोशनल इवेंट्स होते हैं आई डू दैट ऑल्सो, एंड अलॉन्ग विद दैट आई डू म्यूजिकल फेरास। और बाय एजुकेशन आई एम एन इंजीनियर ऑल्सो। वाओ! एंड तो बस यही हमारा मेरा 10 साल से जो चीज़ें चले आ रही हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग आई कंप्लीटली शिफ्टेड टू डिवोशनल लाइन, क्योंकि ओके। एक अलग सी खिंचाव थी मेरे अंदर जब व्हेन आई फर्स्ट लिसन टू भजन्स एंड ऑल। हुँ। तो मैंने यही सोचा कि ये एक ऐसा चीज़ है लाइफ में जो कि शायद कहते हैं ना कि लाइफ में आपके साथ सब कुछ नहीं जाएगा उस हुँ। तरफ। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके साथ जाती हैं, वो होता है एक संस्कार, और दूसरा एब्सोल्युटली। होता है आपका ज्ञान, और नॉलेज, आपका कर्म। कर्म। एब्सोल्युटली। सो मैंने फिर उसी समय ये डिसाइड किया कि दिस इज़ समथिंग व्हिच विल गो अलोंग विथ मी। सो आई विल बी डूइंग दिस एंड टिल द कैरी एंड इट ऑफ माय फॉरवर्ड। लाइफ। या सो म्यूज़िकल फेरे एग्ज़ैक्टली आप समझाएँगे होता क्या है? तो देखिए, अभी एक तो थोड़ा-सा मिसकॉन्सेप्ट ये भी चल रहा है म्यूज़िकल फेरे से रिलेटेड कि म्यूज़िकल फेरा मतलब म्यूज़िक अराउंड द फेरास, कि हुँ। जब फेरे चल रहे हों तो उसके अराउंड में एक बैंड आप रख लो और वो एक वो लाइव गा रहे सिंगिंग बजाते करते हाँ। रहें, हुँ। तो दैट इज़ कॉल्ड म्यूज़िकल फेरा। बट एक्चुअली ये नहीं है म्यूज़िकल। म्यूज़िकल फेरास का कॉन्सेप्ट ही इसलिए आया था सो दैट कि जब हम फेरा करते हैं, जब प्रीवियसली फेरा यूज्ड टू हैपन, तब उस हुँ। समय क्या होता था कि पंडित जी हैं और ब्राइड ग्रूम और जो उनकी फैमिली मदर फादर बोथ साइड, हुँ। सिर्फ यही पर्सन होते थे जो एक्चुअली सुन रहे होते थे। समटाइम्स ब्राइड ग्रूम भी नहीं सुन रहे होते थे, एब्सोल्युटली। बिकॉज़ जिस तरह से पंडित जी, आई डोंट वांट टू से, बट माफ़ मतलब करिएगा, भाषा पॉइंट का इस टाइम, रहता है, संस्कृत हाँ, दे बोलते हैं तो एक्चुअली ही इज़ पंडित जी जो होते हैं वो थोड़ा फ़ास्ट और कंटिन्यूअस वे में मंत्र उच्चारण करते हैं, जिससे हुँ। हो सकता है कि सामने वाले को सुनने में भी नहीं, समझ में भी नहीं आए। हुँ। और जनरली ये होता था कि पहले के फेरा काफ़ी लंबे-लंबे समय तक चलते रहते थे, तो जिससे थोड़ा-सा बोरिंग भी हो जाता था। और लोग तो थक जाते हाँ, थे। लोग थक जाते थे और इसीलिए पंडित जी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे। उनका फिर एक ही मन चल रहा होता था कि कब ख़त्म होगा। बट म्यूज़िकल फेरा आने के बाद ऐसा हो गया है कि अब जो फेरे होते हैं, क्योंकि देखिए आप, फेरा ही एक ऐसा चीज़ है जो हुँ। कि पूरे इवेंट की जान होती है। राइट। आप 3 डेज़ का एब्सोल्युटली। इवेंट करते हो, यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। हुँ। आप किसके अराउंड करते हो? फेरों के अराउंड। तो वही आपका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ, और अगर वही फीका रह गया, उसी में ही हुँ। इंटरेस्ट नहीं, तो कोई पॉइंट नहीं है इतना अमाउंट है स्पेंड करने का। तो इसीलिए जब हम फेरों के को ही एंटरटेनिंग बना देते हैं, देन एवरीथिंग एवरीथिंग व्हाटएवर यू आर स्पेंडिंग सीम्स वर्थव्हाइल। एक्चुअली शादी बहुत लंबी भी होने लग गई है हमारे आई थिंक कल्चर में। कभी भी शादी रात को नहीं होती थी। एग्ज़ैक्टली, दोपहर में या सूरज एग्ज़ैक्टली। ढलने से पहले-पहले सारे शुभ कार्य हो जाते थे, बिल्कुल, राइट? बिल्कुल। लेकिन अब हमने अलग सा ट्रेंड बना दिया है, वी स्टार्ट फॉलोइंग आई डोंट नो व्हाट कल्चर कि हम ये लोग पहले तो जितनी भी शादियाँ होती थी वो दिन के टाइम में ही होती थी। हुँ। रात का तो हमारा था ही नहीं प्रथा। ये उसी समय से चालू है जब से मुग़ल थे, आए थे। हाँ। तो उनके डर की वजह से हम रात की वेडिंग करना चालू कर लिए कि दिन हुँ। के हुँ।
से हम बच गए ताकि कोई हमें देख ना ले वेडिंग करते हुए। फिर रात के ही अंधेरे में हम ये करते थे। तो ये एक परंपरा फिर क्या हुआ कंटिन्यू होते हुए चले आ गया। तो एब्सोल्युटली। अब होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में हम रात के समय फेरे भी कर लेते हैं। सो अब फेरों को क्या है, हमारा काम जो है एज ए म्यूज़िकल फेरा आर्टिस्ट, हम क्या करते हैं कि हम एक-एक मंत्रों को हुँ, विथ हेल्प ऑफ प्रॉपर म्यूज़िक, जो हमारा हुँ। म्यूज़िक होता है वो भी प्रॉपर्ली डिज़ाइन होता है म्यूज़िकल फेरा के लिए, सो दैट इट क्रिएट्स अ वेरी वैदिक एंड सूदिंग चैंट्स और वाइब आल्सो। सो पंडित जी संस्कृत में बोलते हैं, आप उसका उच्चारण करते हैं, एम आई राइट? नो, पंडित जी अपने एंड से तो करते ही हैं, क्योंकि हाँ, बिना ब्राह्मण के तो शादी संपन्न भी एब्सोल्युटली, नहीं हो सकता, तो एक एब्सोल्युटली, ब्राह्मण का होना तो कंपल्सरी चीज़ है। एब्सोल्युटली। हम क्या करते हैं कि हम पूरा मंत्र वही चैंट करते हैं जो पंडित जी कर रहे होते हैं। अच्छा, हाँ, ओके। ताकि माइक में हम जब चैंट करें, हम कनेक्ट करते हैं पूरे ऑडियंस के साथ, पूरे ऑडियंस राइट। ताकि जो भी फैमिली और फ्रेंड्स हैं, जो हुँ, गेस्ट आए हुँ। हैं, वो भी सुने कि क्या मंत्र हो रहा है। और अलोंग विद दैट वी कीप ऑन एक्सप्लेनिंग कि हम इसका क्या मतलब मंत्र क्या कर है? रहे हैं, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो भी इवेंट उस समय हो रहा होता है, जैसे अब मंडप में हम अगर वरराजा जी आते हैं हमारे सामने, तो हुँ, पहला क्या होता है, हम ग्रूम की उस जगह की शुद्धि के साथ शुरुआत करते हैं। वाओ! हाँ, तो वो उस जगह की पहले, क्योंकि देखिए हर जगह नेगेटिव पॉजिटिव तो वाइब्रेशंस होती ही हैं, एब्सोल्युटली, एनर्जीज़ होती हैं। तो कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हमें क्या करना होता है, उस जगह की शुद्धि करनी शुद्धि होती है। करनी होती है। तो वो शुद्धि मंत्र मंत्र से ही हम वहाँ की शुरुआत करते हैं। तो वो शुद्धि मंत्र है, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सभाव्याभ्यंतरो शुचिः। तो इसके साथ हम फेरों की शुरुआत करते हैं, ताकि कोई भी अगर नेगेटिव एनर्जी रह गई हो हुँ, तो वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो वाओ! जाए। सो दैट इज़ हाउ वी स्टार्ट एंड वी कीप ऑन एक्सप्लेनिंग एवरी प्रोसेस अलोंग विद दैट चैंटिंग मंत्रास ऑल्सो। सारे मंत्र हम वहाँ पे चैंट करते चले जाते हैं, साथ में समझाते चले जाते हैं। एंड दिस इज़ हाउ वी मेक इट वेरी एंटरटेनिंग एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम हम बाकी सारे जितने भी ऑडियंस वेरी होते हैं उनको इंटरैक्टिव आल्सो, है ना? इंटरैक्टिव, वेरी नाइस। इसीलिए एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब से मैं ये कराना चालू किया हूँ, कुछ चीज़ें तो मुझे कराते-कराते भी मुझे भी खुद समझ में आने लगी है। एब्सोल्युटली वो तो होता ही है मतलब। एग्ज़ैक्टली। और एट द सेम टाइम जो मैंने देखिए, अब जब से मैंने स्टार्ट किया, उससे पहले जब मैं हुँ, कभी फैमिली में या किसी फ्रेंड्स में जब मैंने कभी वेडिंग किया अटेंड किया, तो आई हैव नेवर सीन ब्राइड एंड ग्रूम अटेंडिंग द फेराज़ वेरी थॉरली। उनका राइट। ध्यान होता नहीं था। हुँ। बट जब से मैं ये चीज़ कराना चालू किया एंड आई हैव ऑब्ज़र्व्ड कि ब्राइड और ग्रूम दोनों काफ़ी इंटरेस्ट लेने लग जाते हाँ, हैं कि मज़ा आता हमारे, होगा हाँ, बिकॉज़ यू नो द वे यू एग्ज़ैक्टली, एक्सप्लेन थिंग्स एग्ज़ैक्टली। राइट। तो हमारे मंत्रों के साथ एंड मंत्र भी कितना सूदिंग और एंटरटेनिंग लगते हैं। तो एवरीबॉडीज़ फील वेरी काम एंड कंपोज्ड आल्सो। री-एनर्जाइज़्ड बेसिकली। एग्ज़ैक्टली, द होल ऑरा इज़ री-एनर्जाइज़्ड। तो शिवम शुरू करते हैं पहले फेरे से। अन्न और जीवन यापन। आप एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है। तो देखिए, फेरास की हम बात कर रहे हैं, तो एक्चुअल में तो हमारे सनातन धर्म के हिसाब हुँ। से सिर्फ़ 4 फेरे होते हैं, ओह! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के। इसके अलावा 3 और फेरा होते हैं जिसको जो कहलाते हैं मामा फेरा। वो भी हुँ, किसी-किसी रिलीजन्स में होते हैं, कास्ट में होते हैं, जैसे मारवाड़ियों में होता है कि हुँ। मामा फेराज़ होते हैं। वो हो जाता है मंडप में आने से पहले। अच्छा हमारे यहाँ भी होते हैं। आई एम हाँ। पंजाबी बट हमारे यहाँ भी 7 फेरे होते हाँ, हैं। तो 7 फेरे तो एक्चुअल में ये तो बॉलीवुड का दिया हुआ टर्म है। ओह! हाँ, एक्चुअल में जो हमारे सनातन धर्म के साथ हमारे स्क्रिप्चर्स के हिसाब से जो हुँ। होता है फेरा, उसमें सिर्फ़ 4 फेरे होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के। तो वॉव! पहले 3 फेरे में कन्या जो होती है वो आगे रह चलती हैं, और हुँ, चौथे फेरे में जो वरराजा जी हैं वो आगे आ जाते हैं। तो देखिए, पहला जो 3 फेरा है, हुँ, पहला हुँ, हुँ। होता है धर्म का फेरा। तो ओके। धर्म के फेरे में कन्या और वरराजा दोनों आपस में एक-दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि इस लाइफ में हम धर्म के मार्ग पर बने रहेंगे, और धर्म के मार्ग पे बने रहते हुए ही अपना जीवन यापन करेंगे, और एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए चले जाएंगे अपने लास्ट ब्रेथ तक। तो इस प्रॉमिस के साथ वो पहला फेरा लेते हैं धर्म का। सो पहला फेरा जैसे कि शुभम ने हमें समझाया, अब आप लोग एज़ अ ऑडियंस बताइए कि आप लोग क्या करते हैं? एक-दूसरे को सपोर्ट करते हैं या नहीं करते? क्या आप एक्चुअली में फॉलो करते हैं पहले फेरे को या नहीं करते? कमेंट कीजिए। सो पहला जो फेरा होता है वो धर्म का होता है, तो इसमें दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम एक दूसरे का साथ देते हुए धर्म के मार्ग पे बने रहेंगे। हो सकता हुँ, है समटाइम्स आप
आपके अंदर थोड़ी धर्म की कमी आ जाए फॉर सम और द अदर रीजन, समटाइम्स एब्सोल्युटली। स्ट्रेस होता है उसका कारण, हम्म। समटाइम वर्क प्रेशर हो जाता है उसका कारण, तो उस कारण से हो सकता है कि कभी आपके अंदर कुछ भक्ति की कमी आ आ जाए। जाए, तो राइट। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी आपको भक्ति के मार्ग पे वापस लेकर आने की। कभी मैं हट जाऊं उस मार्ग से तो ये आपका कर्तव्य होगा मुझे भक्ति के मार्ग पे वापस लेकर आना। और इस प्रॉमिस के साथ पहला फेरा लेते हैं कन्या और वर, पहला वाओ। धर्म का फेरा। सो इट इज अबाउट अ सपोर्ट सिस्टम ऑफ फॉर ईच कोर्स, अदर, ऑफ राइट? कोर्स, क्योंकि देखिए हमारा कल्चर ही ऐसा है जो धर्म से जुड़ा हुआ है। सनातन करेक्ट। धर्म एक ऐसा धर्म है जो कि सिर्फ आपको भक्ति करना नहीं सिखाता है, बल्कि जीवन जीना सिखाता है। एक सही एब्सोल्युटली। तरीके से आप जीवन को कैसे जी सकते हैं, ये हमारा सनातन धर्म हमें सिखाता है। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए भक्त जो रहते हैं, भक्ति से बड़ा इस धरती में तो कुछ है भी नहीं। ट्रू। कहते हैं भगवान भी हर किसी के आगे वो सीना तान के खड़े हो सकते हैं, कभी किसी के आगे नहीं झुकते, लेकिन सिर्फ एकमात्र एक ऐसा शख्स होता है जो कि भगवान को भी अपनी इच्छा अनुसार झुका सकता है, और वो होता है भक्त। और वो वाओ। झुका सकता है सिर्फ और सिर्फ अपनी भक्ति से। ब्यूटीफुल। तो अब हम लोगों ने समझा कि पहले फेरे का क्या अर्थ होता है, बेसिकली सपोर्ट सिस्टम फॉर ईच अदर। तो अब मैं दोबारा ऑडियंस से पूछना चाहूंगी, क्या आप लोग एक दूसरे के लिए सपोर्ट सिस्टम हैं? कमेंट कीजिए। अब शुरू करते हैं हम लोग दूसरा फेरा। तो मेरे हिसाब से शुभम, हम्म, दूसरा फेरा जो है, जो हम जानते हैं, शक्ति और सहारा का है। आप क्या कहते हो? बिल्कुल, शक्ति सहारा तो बिल्कुल देखिए कहा जाता है ना, शिव और शक्ति दोनों साथ-साथ चलते हैं। तो उसी तरह बहुत ज़रूरी है कि एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए चलना, एक दूसरे का सहारा बने हुए रहना। हम्म। तो इसीलिए जो हमारा फेरा लेते हैं, फेरे लेते समय सिर्फ़ हम एक अग्नि के फेरे नहीं ले रहे होते हैं। हम्म। हम अपने जीवन को और अपने कर्मों को उस फेरों के अनुसार हम अपने बाँधते चले जाते हैं। वाह। तो दूसरा जो फेरा होता है वो होता है अर्थ का, यानी कि आर्थिक चीज़ें। अच्छा। हाँ, तो जीवन में देखिए सिर्फ़ आप आज का डेट इतना जो कॉम्पिटिटिव चल रहा है, हर कोई हम्म। अपने एक रेस में दौड़ रहा है। सो एब्सोल्युटली। इस केस में आर्थिक रूप से सक्षम होना हम्म। बहुत ज़रूरी है। सो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप एक दूसरे का सपोर्ट करते हुए, हम्म। हो सकता है किसी की कुछ नीड हो सकता है आपकी कुछ नीड हो, हम्म। तो उस नीड को ना सिर्फ अपना सेल्फिश मोटिव रख के पूरा करते हुए चले जाना, राइट। बल्कि एट द सेम टाइम ये भी देखना, क्या ये मेरा लेना मेरे पार्टनर के लिए भी बेनिफिशियल है? क्या मेरे लेने से क्या पार्टनर को थोड़ा हार्म हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हो रहा है फिर भी मैं लेने जा रहा हूँ, तो ये भी सही नहीं है। तो हम्म। आपको उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए, उनके बारे में भी सोचते हुए और उनको हमेशा प्रायोरिटी देते हुए, उनका भी ध्यान रखते हुए, आर्थिक रूप से एक दूसरे को हम्म। स्ट्रॉन्ग बनाते हुए चले जाना है। और इसी प्रॉमिस के साथ दोनों जब दूसरा फेरा लेते हैं, वो होता है अर्थ का फेरा। वाओ। सो ऑडियंस, अब आप बताइए कि क्या आप लोग ऐसे ही एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं? तीसरा फेरा है काम, यानी प्रेम और सम्मान। ऑफ कोर्स। आप समझाइए। तो देखिए हमारे सनातन धर्म के हिसाब से तीसरा जो फेरा होता है वो होता है काम का, यानी कि प्यार और संबंध का, जो कि दो जन के बीच का बहुत ही पर्सनल, बहुत ही ये जो फेरे होते हैं, ये सेक्रेड जो रिलेशनशिप। एग्जैक्टली ये जो प्रॉमिस होती है, ये बहुत ही सेक्रेट और बहुत पर्सनल होती है, जो कि दो पर्सन आपस में एक दूसरे से करते हैं। तो देखिए आप चाहे जीवन में तमाम दौलत शोहरत, नाम हम्म। शोहरत सब चीज़ कमा लें आप, हम्म। लेकिन अगर जीवन में प्यार की कमी है, संबंधों की कमी है, हम्म। तो वो जीवन का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे जीवन क्या कहते हैं ना, मतलब फीका पड़ फीका जाता है। पड़ गया है कि चाय तो है लेकिन बिना शुगर की बिना है। शुगर तो के, बिना करेक्ट। शुगर की चाय भी मज़ेदार नहीं होती। तो उसी तरह जीवन बिना प्यार के उसका कोई वैल्यू नहीं होता। इसीलिए एब्सोल्युटली। जो तीसरा फेरा होता है उसमें ब्राइड और ग्रूम दोनों को एक दूसरे से प्रॉमिस करते हुए लेते हैं कि हम जीवन भर एक दूसरे के लिए समर्पित रहेंगे, हम्म। और जो हमारा प्रेम है वो एक दूसरे के लिए दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। और इसी प्रॉमिस के साथ वो तीसरा फेरा लेते हैं काम का। वाओ। मेरा ऑडियंस से सवाल है, तीसरा फेरा, क्या आप लोग एक्चुअली एक दूसरे के लिए समर्पित हैं? क्या एक दूसरे के लिए समय निकाल पाते हैं? कमेंट कीजिए। तो शुभम, जो मैं समझ पाई हूँ, तो चौथा फेरा हमारा हो गया मोक्ष, राइट? सो मोक्ष का एक्चुअली मीनिंग क्या है शादी के वक्त, उन फेरों के वक्त? क्या आप समझा सकते हैं? तो देखिए जो हमारे सनातन धर्म के हिसाब से चौथा फेरा होता है, जो कि मोक्ष का फेरा है। तो हम्म। मोक्ष के फेरे में
जो वर और कन्या दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि हम जब जीवन के अंतिम क्षण में पहुंचेंगे टुवर्ड्स आवर ओल्ड एज, तो ओके। उस समय हम अपनी जो मस्तिष्क है, अपनी बुद्धि जो है, वो प्रभु के चरणों में लगा के रखेंगे। वाह! और इस प्रॉमिस के साथ और इस मार्ग से ही हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते रहेंगे। क्योंकि एक जीवन मिला है आपको जीने के लिए, आपने सभी फेरों के हिसाब से अपना धर्म को, अपने जीवन को व्यतीत करते हुए आप आगे बढ़ गए हो, और जो अंतिम क्षण आया है, तो भगवान से सिर्फ यही मनाते हुए एक दूसरे के लिए, ना सिर्फ अपने लिए ही बल्कि एक दूसरे के लिए, कि अब हमें मोक्ष की प्राप्ति दें, आप मोक्ष हमें दें, ताकि हम जो जीवन का जो माया जाल है, इससे हम मुक्ति मुक्त हो पा पाएँ। सकें। क्योंकि एक जीवन, एक मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन होता है जहाँ से आप अपने कर्मों को भी समाप्त कर पा सकते हो, जो पुराने कर्म होते हैं, और मोक्ष की प्राप्ति आप इसी योनि में आकर कर आप सकते हो और बहुत मुश्किल से आई थिंक बिल्कुल, मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ये भी एक भगवान की ब्लेसिंग होती है कि आपको एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली, मनुष्य जीवन बिल्कुल। मिलता है। ये मौका मिलता है। हुँ, सब कहते हैं स्वर्ग और नर्क, ये सारी जो जगह होती हैं, सब तो यही है। यही सब चीज़ आपका जीवन स्वर्ग में है, आपका जीवन नर्क में है, ये आपके कर्म डिसाइड करते हैं। जैसे आपके कर्म रहेंगे, वैसा ही आपका जीवन बन जाएगा। तो इसीलिए हम, जो हमारा सनातन धर्म है, इट इज़ एक्चुअली बेस्ड ऑन कर्मा ओनली, कि एब्सोल्युटली। आपके कर्म कैसे चल रहे हैं। तो इस स्वर्ग और नर्क ये दोनों यहीं पे हैं, सब तरह की चीज़ें यहीं पे हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, भगवान आपके भाग्य तो लिखते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो आपको फ्री विल भी देते हैं, कि आप क्या चाहते हो वो भी मुमकिन है, लेकिन एब्सोल्युटली। आप वो तभी मुमकिन है जब आप अपने कर्म वैसे रखते आप हैं। तय कर आते हो कि आपको कैसा जीवन यापन करना एग्ज़ैक्टली, है। एग्ज़ैक्टली। तो वो आपको पूरी की पूरी छूट लिबर्टी भी देते देते हैं। हैं, बिल्कुल हाँ, लिबर्टी बिल्कुल। आपको देते हैं, आपको फ्रीडम देते हैं, बट एट द सेम टाइम आपके लिए कुछ लिख कर भी रखते हैं। हाँ। जैसे आपको कहीं पे एक हॉस्पिटल या एक मॉल पहुँचना हुँ, है, हुँ। मॉल पहुँचने के अनेकों रास्ते हो सकते हैं, राइट। लेकिन उस रास्तों का चयन करना और उस रास्तों में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आएँगी, वो आपके हाथ में है। वो निर्धारित होता है वो बेसिकली। आपके हाथ में है। हाँ। जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो अच्छा। निर्धारित हैं। हाँ। जो जैसे मार्ग पे कहाँ पे रेड लाइट है, कहाँ पे नहीं है, ये फिक्स्ड है। बेसिकली बट मेरे गूगल मैप। चॉइस बट मेरा चॉइस कि मैं ये रास्ता लूँ हाँ। या अगला रास्ता लूँ, ये आपके ऊपर है। तो बेसिकली हम गूगल मैप फॉलो करें या फिर अपना रास्ता खुद बना लें, एग्ज़ैक्टली, राइट? एग्ज़ैक्टली। आप पहुँचोगे वहीं हाँ, पे, जहाँ पहुँचोगे वहीं पहुँचना पे है ही। आपको। बट टू मेक द वे मोर ईज़ियर, एग्ज़ैक्टली। भक्ति इज़ अ पाथ जो कि हम जो चौथे फेरे में समझते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये आपके समर्पण लाइफ़ को बेसिकली। ईज़ी बना देता है, और तो इसीलिए चौथा जो फेरा होता है हमारा, वो होता है मोक्ष का। तो फिर 7 फेरे क्या होते हैं और ये आजकल लोग 7 फेरे करते भी हैं। हाँ जी। तो एग्ज़ैक्टली आप समझाइए व्हाट एग्ज़ैक्टली इट इज़? तो देखिए, ये 7 फेरों का जो कॉन्सेप्ट आया है, ये एक्चुअली तो गानों से और बॉलीवुड से ही आया है, कि 7 फेरों 7 का, जन्मों का भी 7 जन्म का जो तो रिश्ता देखिए, होता है। जन्मों जन्मांतर का रिश्ते होते हैं लोगों के, हुँ, क्योंकि हर कोई कर्म बंधन से बंधा हुआ है। राइट। जो आज मेरा पार्टनर है या मेरी पार्टनर है, वो मेरे कर्मों से ही निर्धारित होकर आया है। हुँ, तो ये अब मैं कितने जन्म ले रहा हूँ, ये तो ईश्वर ही जानता है। और वो आपकी तो हो मदर सकता बन है के ये आ 7 सकती हो या हैं। 700 हो, ये तो ऊपर वाला ही एब्सोल्युटली। जानता है। तो सिर्फ़ 7 हैं या 700 हैं, ये तो भगवान ही बता सकते हैं। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि जैसे आपके जो पार्टनर हैं या वो आपकी कल को माँ भी बन के आ सकती हैं, बिल्कुल। पिता बन के आ सकती हैं। कोई भी जन्म में आपका कोई भी रिश्ता बन के वो आ सकते हैं। एम आई राइट? देखिए, ये तो अब ऐसा है कि बहुत ही स्पिरिचुअल रेल्म में चले गए हम। हाँ। तो ऑफ़ कोर्स हो सकता है, बिल्कुल होते हैं। जो रिश्ते कहते हैं ना कि कुछ डेप्थ्स जो रह हुँ, जाते हैं हमारे, हुँ, वो उस तरह से हमारे ही लोग वापस आते हैं हमसे, वापस हाँ, लें जो कर्ज हमारा रह जाता है, तो उसको एब्सोल्युटली। हम पूरा करने के लिए उस तरह से या तो जन्म लेते हैं, या हमारे लाइफ में कोई जन्म लेकर आता है। तो वो तो कर्मों का बंधन है ये, कि जिस तरह से हम कर्म से जुड़े हैं, अगर मेरे कर्म कहीं रह गए हैं, तो मैं उसको निभाने के लिए, हो सकता है मेरे घर में जो पेट रह बच्चा रहे है, हैं, पेट पेट रह आया रहे हैं, है, हाँ। मेरी सेवा रह गई हो उनसे, तो एग्ज़ैक्टली, आज वो मेरे लाइफ में आए हैं मुझसे सेवा करवाने के लिए। करेक्ट। तो उसी तरह कि हमारे जो अगर माता-पिता बन के आए हैं, वो कहीं किसी न किसी जन्मों के हमारे कर्म रह गए हों, कुछ उनका ऋण रह गया हो, जो कि राइट। हम चुकाने के लिए इस जन्म में उनके थ्रू जन्म लेते हैं। और 7 वचन एग्ज़ैक्टली क्या होते हैं शुभम? 7 वचन हुँ, ये होते हैं जो कि कन्या वर से लेती है।
हम्म। कि आप ये वचनों को आप मेरे लिए आप अगर पूरा करते हो तो मैं आपके वाम भाग में आ जाऊँ। वामंगी एग्जैक्टली होता क्या है? तो देखिए, जब वामांग का मतलब ये होता है जब कन्या आपके राइट साइड से उठकर आपके लेफ्ट में आती, यानी कि आपके गोत्र में प्रवेश करती है। अच्छा। जो वर का जो गोत्र होता है हम्म। उसमें प्रवेश करना ही वामांग के भाग वाम भाग में आना कहलाता है। तो आप देखिए, राइट साइड जो होता है जब कन्या पूजा में पहले स्टार्टिंग में आती है वो हम्म। राइट साइड में बैठती हैं, और हम्म। सात वचन के बाद में वो लेफ्ट साइड में आती है। तो जब पूजा में बैठती हैं तो राइट जो साइड होता है वो हमेशा होता है बुद्धि का प्रतीक, करेक्ट। यानी कि ये ज्ञान की देवी का प्रतीक होता है। हम्म। और जो लेफ्ट में क्या मिलेगा आपको, लेफ्ट में हार्ट। हमारा हार्ट होता है। हम्म। तो जब आप किसी हम्म। भी इंसान को, कोई भी हम्म। जैसे आपका प्रिय है, जब आप अपने वाइफ को या अपने पार्टनर को ही हम्म। कह लीजिए, जब आप अपने बुद्धि से हटाकर उनको अपने हृदय में स्थान दे हम्म। देते हो, तो यही पूरी जर्नी जो होती है फ्रॉम हेड टू हार्ट, यही वाओ। आपका मैरिज होता है। यही होता हम्म। है पूरे मैरिज का बेस। सार बेसिकली सार, यही है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि आप जब आप उनको, क्योंकि देखिए शादी जब होती है, मेरे को किसी पर्सन से शादी करनी है, हम्म। ये एक थॉट होता है पहले, जो कि उठता है आपके दिमाग में। हम्म। फिर जब आप उसमें और कॉन्टेम्पलेट करते हो और सोच विचार करते हो हम्म। उसमें, तब वो आपकी एक रियलिटी में कन्वर्ट होता है, और वो इंसान जो होता है आपके दिमाग से निकल के आपके हृदय में परमानेंट एक जगह बना लेता है। हम्म। और तभी आप मैरिज, आप कहो कि एक एक सच्चा एक संपूर्ण सक शादी सक्सेस, बेसिकली। हाँ बिल्कुल, एक सक्सेसफुल मैरिज तभी आप कह पाओगे कि मेरी मैरिज सक्सेसफुल है, हम्म। जब आपके हृदय में आपके पार्टनर का वास होता परमानेंट है, करेक्ट। वास हो। शुभम, क्या आप हमें 7 वचनों के बारे में और उनसे जुड़ी हुई हर चीज के बारे में समझा सकते हैं? थोड़ा विस्तार में समझाइएगा। ठीक है। सो देखिए, 7 वचन क्या होते हैं? हम्म। 7 वचन होते हैं, 7 वावल्स हम जिसे कहते हैं इन इंग्लिश, और 7 वचन कहते हैं हमारे हिंदी में। तो ये वो वचन होते हैं जो कन्या वर से लेती है कि ये प्रॉमिसेस, ये आप हम्म। वचन मुझे देते हो तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ, यानी कि मैं ओके। आपके गोत्र में प्रवेश करने को तैयार हूँ, हम्म। ताकि हम जो अपनी लाइफ है, और एक तरह से कहा जाए मैं आपसे जुड़ने के लिए तैयार हूँ इटर्निटी तक। हम्म। तो पहले वचन में कन्या कहती है कि तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहे प्रिय वयम कुर्या, वामांग मयामी त्वदा तुदीयम ब्रवीति वाक्यम प्रथमम कुमारी। तो इसका अर्थ ये होता है कि कन्या कह रही है कि अब से आप आने वाले समय में आप कोई भी यज्ञ कर्म का कार्य कर रहे हो, हम्म। कोई भी पूजा से रिलेटेड कार्य हो, या धार्मिक ट्रैवल कर रहे हो, तो आप मुझे अपने साथ ज़रूर रखेंगे। अच्छा। कोई भी धर्म अनुष्ठान का कार्य हो तो आप मुझे उसमें ज़रूर सम्मिलित अपने साथ करेंगे। हम्म। यदि आप ये करने को तैयार हो तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। तो देखिए, जो लिखा गया है ये सब बहुत पहले के समय के लिखे गए हैं। हम्म। उस समय कोई घर से निकलता था तो धार्मिक रूप से हाँ। वो ट्रैवल करने के लिए तो धर्म का ही होता था कि धार्मिक रूप से कहीं तीर्थ स्थान जा रहे हैं, तो इस रूप से ही ट्रैवल होता था। लेकिन आज का समय अलग होता है। तो आज के समय के हिसाब से अगर हम इसे डिकोड करें तो आप, कन्या आप जो कहती कहीं है, भी ट्रैवल कर रहे हो। बिल्कुल, आप कन्या कहती है कि आप चाहे कहीं पे भी जाएँ, चाहे आप लेज़र एक्टिविटीज़ के लिए, हम्म। चाहे चाहे आप बिज़नेस रिलेटेड क्यों ना ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप यूएस जाएँ, चाहे आप बैंकॉक क्यों ना जाएँ, हम्म। आपसे 1 टिकट नहीं होगी, मिनिमम 2 टिकटें बनेंगी। विच इज ल वेरी गुड। राइट, कि आप मुझे अपने साथ लेकर चलो, यदि आप ये करने को तैयार हो, हम्म। सो आई एम रेडी टू यूनाइट विथ यू इटर्नली। सो आप, सो टू ऑल द हस्बैंड्स राइट देयर, आई मस्ट टेल यू कि आपको अपनी वाइफ को हर ट्रिप पे साथ लेके जाना है। अगर आप नहीं जाते तो आपकी वाइफ आपकी वामंगी नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, एंड ऑल द वाइफ्स देयर, प्लीज डू कमेंट इन दैट। बिल्कुल, क्योंकि देखिए जब साथ में मिलकर ट्रैवल होता है, तो जो वर्क स्पेस भी हो जाता है, वो वर्क स्पेस नहीं रह जाता, वो एक एक लेजर और एक ऐसा टाइम हो जाता है। उस समय भी आपको एक ऐसा टाइम मिल सकता है जब आप अपने वर्क के टेंशन से फ्री होकर एक पर्सनल और एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की तरफ आगे बढ़ सकते हम्म। हो साथ में। तो ये हमारा पहला वचन होता वाओ। है। और दूसरा वचन क्या होता है शुभम? तो दूसरे वचन में कन्या कहती है कि पूज्यो यथा सो पितरो ममापि यथेश भक्तो निज कर्म कुर्या वामांग मयामि तदा त्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम द्वितीयम। तो इसका अर्थ ये होता है कि कन्या कहती है कि जिस तरह आप अपने माता पिता की इज्जत करते हो, उनसे प्यार करते हो, अपने भाई बहनों को अपना समझते हो, उनसे हम्म। प्यार करते हो, उसी तरह आने वाले समय में व्हेन आई एंटर योर हाउस, आप मेरे भी
घर वालों को अपना समझोगे, उनसे उसी तरह से स्नेह और प्यार करोगे जिस तरह आप अपने घर वालों को करते हो। तो यदि आप ये करने को तैयार हो तो आई एम रेडी टू यूनाइट विथ यू इटर्नली, और मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। सो ऑल द वाइफ्स राइट देयर, प्लीज डू कमेंट, क्या आपके हस्बैंड सही में ऐसा करते हैं जब आप शादी करके आई थी और उनके घर वालों ने आपको अपनाया था या नहीं अपनाया था, या अभी भी अपनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं? प्लीज मेंशन द कमेंट बिलो। और तीसरा वचन क्या है शुभम? सो तीसरे वचन में कन्या कहती है कि जीवनम अवस्थात्रिये पालनम कुर्यात् वामांग मयामि त्वदा तदीयम ब्रवीति कन्या वचनम तृतीयम। तो ये तीसरा जो वचन है उसमें कन्या कहती है कि आने वाले समय में जीवन के जो तीनों स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं उसमें आप मेरा पालन पोषण बखूबी करोगे, मेरा साथ हमेशा हमेशा आप देते रहोगे। तो तीनों स्टेजेस क्या होते हैं, 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ क्या हुई? जैसे राइट नाउ शी इज़ यंग, जब वो एंटर करती हैं उनके घर में, सो शी इज़ जस्ट मैरिड, सो शी मस्ट बी वेरी यंग। एब्सोल्युटली। उस टाइम में तो बहुत यंग भी होते थे जब बिल्कुल, लिखा जाता था। बिल्कुल, पहले जब ये लिखा गया था तब तो एब्सोल्युटली। शादियाँ भी 13-13, 16-16 साल में हो जाती थी। करेक्ट। तो जो करंट स्टेज है व्हेन शी इज़ यंग, लेटर ऑन शी विल बी अ मदर, सो मदरहुड, देन आफ्टर दैट ओल्ड एज। तो ये जो तीनों स्टेजेस ऑफ लाइफ है इसमें आप इनका पालन पोषण बखूबी करोगे और साथ हमेशा देते रहोगे। यदि आप ये करने को तैयार हो तो कन्या कहती है कि मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। तो ये जो तीसरा वचन है ये कन्या वर से लेती है। सो आपको हस्बैंड स्पेशली ये ध्यान रखना है कि आप सारे वचनों का पालन करें, तभी आपकी एक लड़की सही मायने में पत्नी बन पाएगी। आई थिंक इट्स क्वाइट नाइस, और अच्छा लग रहा है सुन के कि हमारे धर्म में भी इट्स वेरी वेरी वुमेन ओरिएंटेड, कि शक्ति को पूरी की पूरी आपको शक्ति दी जाती है कि शक्ति है, उसकी आपको सुनना है और आपको उसका ध्यान रखना है। और बिल्कुल। आजकल आई थिंक हम सब कहीं भूल गए हैं। हमारा हमेशा से ही जो समाज रहा है वो नारी सशक्तिकरण के लिए ही रहा है, एब्सोल्युटली। और हमेशा से ही घर में भी, पहले के समय में भी जो होता था, घर चलता ही हमेशा नारियों के सपोर्ट से था। और कहा जाता था कि जब घर में कुछ भी हो, इस जितने भी डिपार्टमेंट, मेजर जो डिपार्टमेंट है वो आज भी आप अगर देख लो तो सारा नारी शक्ति को ही दिया गया है। जैसे एब्सोल्युटली। अन्न की देवी अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। है ना, शक्ति हो गई हमारी, है ना। तो हर तरह मेंटेनेंस से लेकर आप चाहे ज्ञान, जो सबसे बड़ा सरस्वती माँ, सरस्वती माँ, धन के लिए लक्ष्मी माँ। विद्या हो गई हमारे, आर्ट एब्सोल्युटली। के लिए हमारी सरस्वती माँ। तो इन सभी चीज़ों को देखो मेजर, जिससे एक ना सिर्फ एक ह्यूमन सोल का डेवलपमेंट होता है, बल्कि आपको एक ऐसा मार्ग मिलता है लाइफ में जिसको अगर आप 100% अगर आप इसको अपने लाइफ में इनकलकेट कर लेते हो तो आपका लाइफ सॉर्टेड है। ना सिर्फ आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरह निकल के आते हो, बल्कि एक ऐसा पर्सनालिटी बनते हो जिसको देखकर लोग एक्चुअल में इन्फ्लुएंस होना चाहते हैं। आजकल के जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं जो इन्फ्लुएंस तो कर रहे हैं, हाँ। बट थोड़ा सा करेक्ट। खोखलापन होता है। हाँ। बट अगर ये नॉलेज साथ में रहेगा, सो यू डोंट हैव टू act anything, people will get influenced automatically। एब्सोल्युटली। अब मैं तो बड़ी इंटरेस्टेड हूँ चौथा वचन हाँ जानने जी। के लिए। तो चौथे वचन में कन्या कहती है कि कुटुंब संपालन सर्व कार्य कर्तु प्रतिज्ञां यदि कांत कुर्या वामांग मयामि त्वदा तदीयम ब्रवीति कन्या वचनम चतुर्थ। तो इसका अर्थ ये होता है कि कन्या कहती है कि आने वाले समय में अब से घर की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। अभी तक तो आप एक बैचलर लाइफ जीते आ रहे थे, तो आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब से घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। हमें कुछ भी चीज़ चाहिए फॉर ए हेल्दी और हैप्पी लिविंग, तो वो सब आपको एज ए प्रोवाइडर प्रोवाइड करना होगा, क्योंकि हम आपके छत्र छाया में आए हैं। मैं आपके छत्र छाया में हूँ, तो ये अब एज ए प्रोवाइडर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे सारे नीड्स को प्रोवाइड करना। तो इन शॉर्ट, जो कन्या के टूथपेस्ट से लेकर एलवी गुची तक सब हमारे वर राजा जी को प्रोवाइड करना होता है, ऐसे चौथे वचन के अनुसार। विच इज़ ब्यूटिफुल। आपके हस्बैंड्स ने आज तक आपको कितने ही एलवी गुची, जैसे कि शुभम कह रहे हैं, क्या क्या गिफ्ट किया है? इस वचन को हमेशा याद करेगा जिनकी शादी हुई है और नहीं भी हुई है। रिमेंबर दैट यू हैव टू आस्क फॉर ऑल दीज थिंग्स वेरी वेरी क्लियरली। अब शुभम हमें बताएंगे कि पांचवा वचन क्या होता है। तो पांचवें वचन में कन्या जो है वो कहती है, स्वसिद्ध कार्य व्यवहार कर्मण्य व्यये ममापि मंत्र ये था वामांग मयामि तदा तदीयम ब्रवते वचन पंचमंत्र कन्या।
तो इसका अर्थ ये होता है कि कन्या कहती है कि आने वाले समय में जब मैं आपके वाम भाग में आऊँ तो आप आने वाले समय में कोई भी लेन-देन का कार्य करना हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट का कार्य करना हो तो आप मेरे नॉलेज में रख कर ही करेंगे। मुझसे सलाह-मशवरा करके ही करेंगे, आप मुझे बिना बताए आप ये इन्वेस्टमेंट या कोई भी कार्य जो होगा मनी से रिलेटेड, वो आप नहीं करेंगे। तो इन शॉर्ट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स देयर विल बी नो सीक्रेट इन्वेस्टमेंट। जो भी होगा वो हमारे जानकारी में ही रहकर होगा और मुझसे सलाह लेकर भी किया जा सकता है। तो इसी तरह आप 5वां जो वचन होता है उसमें कन्या ये वचन लेती है कि कोई भी लेन-देन का कार्य हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट का कार्य हो तो उसमें मेरी सलाह ज़रूर ली जाए। तो आप सब ऑडियंस के लिए अक्सर देखा जाता है जब लड़की शादी करके आती है घर में, उसको फिर भी पराया समझा जाता है। हमारे शास्त्रों में कितनी खूबसूरती से लिखा है कि एक जो लड़की अपना घर छोड़ के आपके घर पे आती है और उस घर का हिस्सा बन जाती है, लेकिन आप उसको अपना हिस्सा नहीं समझते। कई बार तो देखा गया है कि चटकनी लगा देते हैं और लड़की को बाहर करते हैं और पूरी फैमिली साथ में होके अपने आपस में बातें कर रही होती है, व्हिच इज़ नॉट राइट। आप लोगों को समझना पड़ेगा, अगर रिलेशन आपको निभाना है तो उसको सही से चलाना भी पड़ेगा और वो लड़की जो आई है आपके घर में वो आपके घर का अहम हिस्सा है, ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं। सब लोग कमेंट कीजिए जिनको लगता है कि ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ है, जिन्होंने आपको अपने घर का हिस्सा अभी तक समझा है या नहीं समझा है। तो देखिए कहा जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें मैनेजमेंट स्किल बहुत स्ट्रांग होती है। अगर आप उनको 10,000 दो और कहो कि इस 10,000 से ही महीना चलाना है, तो भी वो समहाउ कैसे भी मैनेज कर लेती हैं और वो बखूबी उसको निभा के प्रॉपर आपको पता भी नहीं लगेगा कि क्या आ रहा है, क्या नहीं, लेकिन आपका मंथ जो है उसमें कट जाए। आई फिर एग्री। आप चाहे उस उनको 10 लाख दो, चाहे आप 1 करोड़ दो, सो दे नो हाउ टू मैनेज थिंग्स। इसीलिए हम्म। इसीलिए कहा जाता है उनके अंदर मैनेजरियल स्किल बहुत स्ट्रांग होती है। लक्ष्मी का वास होता है बिल्कुल, अंदर। और ज़रूरी भी है ये जो लेन-देन और आपके पास क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है बताना, वो इसलिए भी ज़रूरी है कि हो सकता है कल को आप उन्हें ना बताएँ कि मेरे पास क्या है, क्या नहीं, और आपकी वाइफ़ चले जाए और खूब ज़्यादा ही स्पेंड करके आ जाए, हम्म। जो कि हो सकता है आपके बजट से ज़्यादा हो, हम्म। तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है। और हो सकता है कि आप ना बताओ तो हो सकता है बड़े कंजूसी से रहे, उन्हें लगा कि हमारे पास कुछ है नहीं और बहुत कंजूसी से, तो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, फिर आप क्या कहलाओगे? एक कंजूस पति कहलाओगे। एब्सोल्युटली। तो इसीलिए उनके नॉलेज में रखना ताकि एक प्रॉपर बैलेंस बना रहे और फ्यूचरिस्टिक भी रहे, ताकि वो फ्यूचर के लिए प्रॉपरली प्लानिंग हो सके कि हमें क्या सेव करना है और क्या आगे के लिए हमें जोड़ के रखना है। तो ये भी स्किल जो होती है एक फ़ीमेल के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। हम्म। तो इसीलिए 5वें वचन के हिसाब से हमें ज़रूर अपने वाइफ़ के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए कि हमें क्या स्पेंड कर रहे हैं, क्या खर्चे हो रहे हैं। तो इसीलिए ये वचन के हिसाब से ज़रूर आप शेयर करते रहिए। ब्यूटीफुल। और हमारा जो छठा वचन है वो क्या कहता है? छठे वचन के हिसाब से कन्या कहती है छठे वचन में कि नमेपमानम सविदे सखिना धूतम न वा दुर्व्यसनम भुजंग श्वेत वामांग मयामी त्वदा तुदीयम ब्रवीति कन्या वचनम च षष्ठम। तो इसका अर्थ ये होता है कि कन्या छठे वचन में कहती है कि आने वाले समय में हम्म। जब मैं अपने फ्रेंड्स सर्कल के बीच में बैठी हूँ, व्हेन आई हम्म। एम हैविंग अ किटी पार्टी, तो ओके। आप मेरा चाहे किसी भी कारणवश हो, चाहे हो सकता है मैंने कुछ बोल दिया हो या नहीं हो या आपको कुछ चीज़ बुरी लगे, किसी भी कारणवश आप मेरा सबके सामने इंसल्ट नहीं करोगे। आप मुझ पे ऊँची आवाज़ में चिल्ला के बात नहीं करोगे। अगर मुझसे कुछ गलती हो भी गई है, तो आप मुझे अकेले में ले जाके बोलोगे, हम्म। लेकिन सबके सामने आप मुझ पर नहीं चिल्लाओगे। तो देखिए हम्म। ये वचन भी एक ऐसा है कि जो कन्या होती है वो आपके पास महँगे-महँगे क्लोथ्स, ज्वेलरीज़, ऑर्नामेंट्स इन सब के लिए नहीं आती है आपके पास। वो आती है आपके पास आपके प्यार के लिए, आपके सम्मान के लिए, ना सिर्फ़ सबके सामने बल्कि अकेले में भी। और जब ये आप कर पाते हो अकेले में भी उनको उसी तरह का सम्मान और अपने घर में बराबर का जो है स्थान आप उनको प्रदान कर पाते हो, तभी आप ये कह पाओगे कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। तो इसका अर्थ ये होता है कि जहाँ नारी की पूजा होती है, भगवान वहाँ दौड़े-दौड़े चले आते हैं। एब्सोल्युटली। तो जहाँ भगवान खुद दौड़े-दौड़े चले आते हैं, वहाँ धन की देवी तो अपने आप ही आ जाएँगी। तो इस तरह से आपके घर में जब कन्या आती है, तो ना सिर्फ़ वो सुख लेकर आती है, बल्कि समृद्धि भी साथ में लेकर मतलब आती है। सम्मान खाली मातृत्व का नहीं, पत्नीत्व का भी होना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल, है ना? ये बिल्कुल। बहुत ज़रूरी है सबको समझना कि माता का सम्मान तो ज़रूरी है ही, पत्नी का सम्मान भी उतना ही ज़रूरी है।
अगर आप पत्नी का सम्मान नहीं करते और पत्नी पे इंसल्ट कर सकते हो, कहीं पर भी ज़ोर से बोल सकते हो, तो अगर आपकी माता गलत है, उनको भी समझा सकते हो। इसमें कोई हर्ज नहीं होता। और शुभम 7वां वचन। तो 7वें वचन में कन्या जो होती है वो वचन लेती है वर से कि परस्त्रियम मातु समाम समीक्ष्य स्नेहम सदा चेन्मयी कांत कुर्या वामांग मयामी तदा तुदीयम ब्रूते वचः सप्त मंत्र कन्या। तो इसका अर्थ ये होता है कि कन्या जो है वो कह रही है वर से कि अभी तक देखो आपको जहाँ जहाँ देखना था आपने देख लिया, हुँ, जितनी चाहे आप नज़रें दौड़ा सकते थे, आपने अपनी क्षमता में पूरी नज़रें दौड़ा ली। हुँ, लेकिन अब से आप अपने से छोटी उम्र की कन्या को बेटी की तरह देखोगे, हुँ, अपने से बराबर उम्र की कन्या को बहन की तरह देखोगे और अपने से बड़ी उम्र की कन्या को आप माँ की तरह देखोगे। जो पत्नी के लिए भाव होता है और पत्नी के लिए सम्मान होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप मेरे लिए ही प्रकट करोगे। यदि आप ये करने को तैयार हो, तो मैं आपके वाम भाग में आने को तैयार हूँ। ब्यूटीफुल, तो इस तरह वो 7वां वचन लेती है लॉयल्टी का। वाओ! सो ऑल द मेन आउट देयर, नो फ्लर्टिंग एट ऑल, ओके? सो इवन इन माय फेराज़ ऑल्सो जब भी मैं ये वचन हुँ, करता हूँ, तो आई मेक श्योर कि मैं ये लाइन ज़रूर बाकी सबको बोलूँ कि हुँ, भई जो पुराने लोग हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत साल बिता लिए अपने हुँ, और हो सकता है कई लोग अपने रास्ते से भी भटक गए हों, तो ये हुँ, वचन सुन के वापस ट्रैक पर वापस आ आ जाएँ, जाएँ, करेक्ट, है ना? ताकि आपकी लाइफ़ और सुंदर हो जाए। रिमाइंडर। बिल्कुल, एक रिमाइंडर है। अच्छा, ये अब आपने बोला कि आदमियों के लिए भी कुछ वचन होते हैं। तो आदमियों के एकदम सिंपल 4 ही वचन होते हैं, हुँ, जो कि मैं आपको सिंपल मीनिंग में एक्सप्लेन कर देता हाँ, हूँ। बताइए? तो जिस तरह से पहले में कन्या कहती है कि आप मेरे माता-पिता की इज़्ज़त करेंगे, मुझे हुँ, मेरे भाई-बहनों को भी अपना समझें। हुँ, उसी तरह जो वर होते हैं, वो भी बोलते हैं कि आप भी हुँ, जब आप मेरे घर में आओ, तो मेरे घरवालों को अपना समझो, मेरे माता-पिता को अपना समझो, मेरे भाई-बहनों को अपना समझो। जिस हुँ, तरह आप अपने घरवालों को स्नेह करते हो, प्रेम करते हो, उसी तरह आप मेरे भी घरवालों को करो। यदि आप ये करने को तैयार हो, तो मैं आपको अपने वाम भाग में आने की अनुमति देता हूँ। अच्छा, तो दूसरे वचन में फिर वो कहते हैं कि हुँ, आने वाले समय में जब आप मेरे घर में आओ, मेरे कुटुंब में आओ, हुँ, तो आप मेरे कुटुंब को सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति का सुख दोगे। हुँ, तो इस अगर ये आप करने को तैयार हो, तो मैं आपको अपने वाम भाग में आने की अनुमति देता हूँ। हुँ, तो तीसरे सिंपल में वो कहते हैं, तीसरे वचन में वर कहते हैं कि जब आप मेरे कुटुंब में आओ, जब मेरे घर में आओ, तो आप आलस नहीं दिखा सकते। हुँ, हो सकता है आपके घर में 12 बजे उठने का नियम होगा, हुँ, आपको वहाँ पे बड़े आराम से होता। लेकिन अगर मेरे घर का नियम है सुबह 6 बजे उठने का, तो आपको मेरे घर की मर्यादा, मान-मर्यादा का सम्मान करना होगा, उसका पालन करना होगा। तो आपको भी उस समय सुबह उठना अगर नहीं है मेरे घर में, तो कोई बात ही नहीं, कोई ओके, दिक्कत नहीं। लेकिन जो मेरे घर का नियम कानून है, मान-मर्यादा है, उसे आपको ज़रूर पालन करना पालन होगा। करना होगा। यदि आप ये करने को तैयार हो, तो मैं आपको अपने वाम भाग में आने की अनुमति देता हूँ। ओके, तो चौथे और अंतिम वचन में वर कहते हैं कि आप जब मेरे कुटुंब में आओ, हुँ, तो हो सकता है आने वाले समय में मुझसे कुछ गलती हो जाए, हुँ, मुझसे मेरी कोई बात आपको अच्छा ना लगे, तो चाहे कुछ भी हो जाए, आप मुझ पर चिल्ला के नहीं बात करोगे, आपको मीठे वचन ही बोलना है। हुँ, तो अगर आप ये मीठे वचन बोलने को तैयार हो, तो मैं आपको अपने वाम भाग में आने को तैयार हूँ। आपको अपने वाम भाग में आने की अनुमति देता हूँ। तो हुँ, जनरली व्हाट आई फील ऑल्सो और मैं अपने फेरों में ये चीज़ मैं कहता भी हूँ कि देखो इस पर्सनली ये जो वचन है, हुँ, इसमें एक जन के मीठे बोलने से कुछ नहीं होता। दोनों को बोलना आप पड़ेगा। दोनों को ही मीठा बोलना चाहिए। बोला भी आई थिंक जो आपने वचन समझाए हैं कि आप बिल्कुल। दोनों को एक-दूसरे की रिस्पेक्ट रखनी होगी। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली इफ यू गो थ्रू विथ ऑल द हुँ, वचन्स, तो ये क्या है, एक वन वे जर्नी नहीं है, इट्स हुँ, नॉट अ वन वे। आप ये दोनों के लिए है। एब्सोल्युटली, जो अगर मैं फॉलो करता हूँ, तो आप भी अगर वही करोगे, तो इट विल बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जहाँ होती है, वहाँ पे हमेशा हार्मनी बनी रहती है। तो जो चौथे और अंतिम वचन के हिसाब से जो व्हाट आई फील ऑल्सो कि आप दोनों को ही मीठे वचन बोलना हुँ, चाहिए और कहा जाता है कि जिस घर में हर कोई मीठा वचन बोलता है, उस घर में ठाकुर जी की वास होता है। एब्सोल्युटली, तो अगर आपको भी आप चाहते हैं कि आपके घर में देव वास करे, हुँ, तो घर में सभी को मीठा बोलना चाहिए। तो इस पर्सनली इस वचन में जो मैं अपने फेरे में करवाता हुँ, हूँ, मैं इसमें दोनों को ही दोनों को बोला करना चाहिए। बोलना के लिए बोलता हूँ कि आप दोनों ही हुँ। बोलिए कि हमें ये स्वीकार है। एक आपका तीसरा वचन है शुभम जिसमें हम बात करते हैं कि संतान आप प्राप्ति के लिए राज़ी हैं।
तो आजकल देखा गया है कि कपल्स जो हैं बेसिकली, सम ऑफ देम, नॉट एवरीवन आई बिलीव, कुछ कपल्स नहीं चाहते कि हम आगे के लिए बेबी भी प्लान करें, राइट? मैंने कई जनरेशन, आज की जो जनरेशन है काफ़ी ये बोलती हैं, हम्म। बट फिर ये वचन कैसे उनके साथ रिलेट कर पाता है? देखिए, कोई भी वचन आपको फोर्स नहीं करता है, हुँ, और ये वचन कोई कंपल्शन नहीं होते। हुँ, ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। राइट। इफ़ यू बोथ आर हैविंग अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कि हमें नहीं चाहिए बेबी, और वी आर हुँ, नॉट रेडी राइट नाउ, हुँ, तो ये आपका पर्सनल चीज़ है। शादी जैसे आप 2 कर रहे हो, ये एक हुँ, पर्सनल डिसीजन था, उसी तरह ये वचन भी पर्सनल ही होते हैं। आप दोनों ही डिसाइड करते हो कि हमें नहीं, बट इट्स नॉट अ कंपल्शन। हाँ, बट लेकिन एब्सोल्युटली समटाइम्स कुछ फैमिलीज़ होती भी हैं जहाँ पे ये कंपल्सरी एक करते एक हैं। हाँ, एक रिवाज़ बोल लो, चाहे हुँ, कि हुँ, शादी हुई नहीं कि हुँ, भई अब पोता चाहिए, पोता पोती चाहिए, चाहिए। पोती चाहिए। बट इफ़ अ पर्सन इज़ रेडी, तो देखो कोई भी चीज़ जीवन में हुँ, तो ऐसा, आई फील कि कोई भी चीज़ आपके लिए बर्डन नहीं बनना चाहिए। एब्सोल्युटली। अगर बर्डन बन के हुआ भी तो उसमें वो सुख नहीं होगा जो कि आपकी स्व इच्छा से नहीं, अगर हुआ बच्चे हो तो तो। एक्चुअली नई एनर्जी सी लेके आती हैं आपकी एग्ज़ैक्टली लाइफ आते हैं, में। लेकिन अगर समटाइम्स ऐसा होता है कि व्हेन हस्बैंड इज़ नॉट रेडी, आप बोल एब्सोल्युटली। लीजिए फाइनेंशियली, एक करेक्ट। वाइफ़ जो है वो रेडी ना हो, आप हुँ, बोल लीजिए फिज़िकली, हुँ, तब उस समय अगर आप उनको प्रेशराइज़ करो कि चाहिए, दैट इज़ और अगर नॉट कर भी राइट। लें, देन उन कंडीशंस में वो दोनों ही खुश नहीं रहेंगे। तो इसीलिए एब्सोल्युटली, व्हेनेवर यू आर डूइंग, और जब भी आप ये चीज़ें प्लान करो, सो इट शुड बी म्यूचुअली। व्हेन यू एब्सोल्युटली। बोथ पर्सन आर फाइनेंशियली भी और फिज़िकली भी, व्हेन यू आर बोथ कैपेबल, देन हुँ, यू शुड गो फॉर इमोशनली इट। आल्सो आई इमोशनली बिलीव वेरी आल्सो, इंपॉर्टेंट। विथ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हुँ, आप वही इमोशन जो है कैरी फॉरवर्ड करोगे अपने चाइल्ड में। एब्सोल्युटली क्योंकि बच्चों में वही संस्कार जाते हैं एग्ज़ैक्टली, आगे चल के। एग्ज़ैक्टली। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। मुझे तो आपसे बात करके और 7 फेरों का आई थिंक समझ के ऐसा लग रहा है, जिन्होंने पहले समझा नहीं है, जिनकी शादी हो चुकी है, अब 25वीं सालगिरह आ रही है, दोबारा शादी कीजिए, So we दोबारा do से फेरे कीजिए 25th एंड वी मस्ट कॉल silver शुभम फॉर jab, दिस। silver jubilee celebration also हुँ, we do. We have done। मेरी वाली में बुला रही हूँ मैं आपको बिल्कुल, फॉर श्योर। बिल्कुल, बिल्कुल। कई लोग कहते हैं कि मेरे एक क्लाइंट थे यूएस से, हुँ, दे पर्सनली केम, 25 फैमिलीज़ यूएस से आई थी, उदयपुर में उन्होंने अपना 25th किया था, एंड दे ओके। हैव रिपीटेड ऑल द फेराज़ ऑल्सो। फेरा तो ख़ैर नहीं किया जाता है, कहा जाता है हाँ, हमारे दो उल्टा सनातन। हो जाते हैं। हाँ, तो उन्होंने वचन करवाए थे, हुँ, एंड वचन भी उन्होंने फिर ऐसा किया था कि मॉडिफ़ाई कराया था कि अब 25 इयर्स हो गए, सो एब्सोल्युटली। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल गई हैं, हुँ, उनके रोल्स बदल गए हैं। नाउ हुँ, दे आर नॉट जस्ट कपल, वो मदर हुँ, फादर भी हैं। सो उस हिसाब से हमने उनके लिए पर्सनली एक डिज़ाइन करके वचन भी बनाए थे, वॉव! एंड दैट इज़ हाउ वी हैव लाइक ऑफर्ड देम। मुझे क्या लग रहा है ना शुभम आपसे समझ के हर बात को, जिसका तथ्य क्या है, अर्थ क्या है, मतलब इट इज़ सो ब्यूटीफुल। मैरिज इज़ अ एग्ज़ैक्टली, ब्यूटीफुल रिलेशनशिप एंड एंटरटेन मतलब व्हेन यू अंडरस्टैंड थिंग्स एंड देन यू डू, इन अ बेटर वे। तब आपको उसकी डेप्थ समझ में आती है। एब्सोल्युटली तब आप सिर्फ़ फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी नहीं करते हो, देन यू डू इट। फॉर योरसेल्फ, एक बिल्कुल, दूसरे के लिए बिल्कुल, जीते हो आप। बिल्कुल, बिल्कुल। तब आपको वो चीज़, उसकी गहराई समझ में आती है, उसका करेक्ट। इम्पोर्टेंस समझ में आता है। तब जो आप करते हो, तब जो कमिटमेंट आप करते हो, दैट इज़ फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट। एब्सोल्युटली मुझे लगता है एक रिश्तों की कुंजी है ये। ये जो आपको गाइड दिया गया है ना, ये पूरा का पूरा एक मैनुअल है जो आपको गाइड करता है। तो आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल। जैसे हम लोग आपके टाइम पे पता नहीं होता नहीं था, लेकिन एक कुंजी आती थी जिसमें जस्ट लिखा होता था हर चीज़ का। ओके, तो अब रिश्तों की कुंजी है बेसिकली ये। जब भी आपको लगता है कि आप कहीं गलत जा रहे हो, तो इन मंत्रों को दोबारा याद करो, एग्ज़ैक्टली। शुभम के मंत्र दोबारा सुनो और समझो नहीं, ये कि मेरे नहीं हैं, एग्ज़ैक्टली ये हमारे शास्त्रों द्वारा हमारे दिए गए हैं। शास्त्रों के हैं, लेकिन बिल्कुल, जो उच्चारण आप करके समझा रहे हैं, बिल्कुल, वो बिल्कुल, बहुत अच्छे से समझ में बिल्कुल, आ रहे हैं। बिल्कुल। एक लेमैन भी समझ कभी सकता है कि कभी इसका मतलब अगर क्या है। लाइफ में आप अटक जाओ, तो आप अपने फेरे को वापस रिपीट करो, आप एब्सोल्युटली। सुनो उसको कि क्या कहा गया था, और आप एक तरह से क्या है कि जब आप कमिट कर रहे हो, हुँ, देन व्हाट आई फील, और सभी को करना चाहिए, बी अ मैन एंड स्टैंड ऑन योर वर्ड्स। एब्सोल्युटली कि आप जो कमिटमेंट किया था, वो पूरा करिए। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, चाहे हुँ, वो फेवर में हो आपके, चाहे नहीं हो, चाहे आपके मन मुताबिक हो रहा हो, नहीं हो रहा हो। देखिए, जब समस्या आपकी लाइफ में हुँ, अगर रिश्तों से बड़ी हो जाए, हुँ, तो वो सिर्फ समस्या ही आपके पास रह जाएँगी। लेकिन जिस दिन रिश्ते बड़े हो गए समस्या से, तो समस्या कहीं नहीं रह जाएगी। एब्सोल्युटली। तो प्रॉब्लम्स आपके पीछे छूट जाएँगे, और रिश्ते ही जो होंगे वो भी जीतेंगे। तो सो इसीलिए बी अ मैन, फुलफिल योर कमिटमेंट एंड बी अ वाइफ, गेट योर कमिटमेंट्स राइट।
अच्छा, दूसरा ये है कि एक हमारे यहाँ संस्कार होता है, कन्यादान बोलते हैं जो आजकल लोग उसको, जी, जो मेरे हिसाब से कन्या कोई दान की वस्तु नहीं है जो हम बिल्कुल, दान कर दें, बिल्कुल। राइट? तो कन्या पानी ग्रहण बोलते हैं, जैसे आप ही ने मुझे समझाया। जी, एग्ज़ैक्टली कन्या पानी ग्रहण में होता क्या है? तो एक्चुअली कन्यादान जैसा कुछ हमारे शास्त्रों में कोई वर्णन है ही आप नहीं कुछ रामायण कन्यादान का मुझे बता रहे थे, तो वो बिल्कुल, प्लीज़ मैं आप आपको ऐड बता कीजिएगा बिल्कुल। उसमें। तो कन्यादान जैसा कोई शब्द हमारे शास्त्रों में नहीं है। हुँ, हमारे शास्त्रों में जो मेंशन है वो है पानी ग्रहण संस्कार। तो हुँ, साउथ में आज आप चले जाओ तो वहाँ पे भी आज आप कहीं नहीं सुनोगे कि कन्यादान, वहाँ पे हुँ, भी पानी ग्रहण। तो ये एक विकृति है जो कि हमारे सोसाइटी में आ गई है हुँ, कन्यादान के शब्द के नाम से, हुँ, जो कि इतने समय से चले आ रही है। तो कन्या कोई दान की पात्र नहीं है। हुँ, इट्स जस्ट अ सिंबलाइजेशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हुँ, जो कि कन्या के फादर हुँ, वर के हाथ में सौंपते हैं कि जो मैं आज तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा रहा था हुँ, अपने डॉटर के बिटिया के, हाँ। टुवर्ड्स, इमोशनली कह लो, फाइनेंशियली कह हुँ, लो, और स्ट्रेंथ वाइज कह लो कि जिस तरह मॉरल सपोर्ट मैं देता था, हुँ, वो सारी अब ट्रांसफ़र होके आपके पास आती है। अब आप इनका पालन पोषण, इनकी जिम्मेदारी अब आपकी है। हुँ, तो देखिए, जब आप कन्यादान का प्रोसेस भी करते हो, जब आप पानी ग्रहण संस्कार करते हो, तो उस समय क्या होता है कि कन्या के पिता का हाथ, हाथ हाँ, होता है, के बिल्कुल। ऊपर कन्या का हाथ होता है, और हुँ, कन्या के पिता के हाथ वो ले जाके रखते हैं वरराजा जी के बर ऊपर। तो सबसे हाँ, नीचे जो होता है वो वर का हाथ होता है। हुँ, तो वो क्या होता है कि अब कन्या के पिता अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपको ट्रांसफ़र कर रहे हैं। हुँ, तो ये प्रोसेस होता है कन्या दान का, और मैं कहूँ जो कि हमारा एक्चुअल वर्ड है कन्या पानी ग्रहण, पानी ग्रहण। पानी तो ग्रहण आज से संस्कार। सब लोग यही बोलेंगे, कन्या पानी ग्रहण। यही एक्चुअल मीनिंग है, कन्यादान कुछ नहीं होता। कन्या कोई वस्तु नहीं है जो आप दान कर दें। ये तो वैसे ही हो गया जैसे अभी हम लोगों ने स्त्री धन को दहेज बना दिया है। सो आई थिंक शुभम वी शुड टॉक अबाउट दिस ऑल्सो कि स्त्री धन क्या होता था और दहेज क्या होता है? लक्ष्मी जो होती है, तो हुँ, ये एक सिर्फ़ पैसों तक के लिमिट नहीं होती है। हुँ, ये आपके घर के मॉरल वैल्यूज़ होती है, हुँ, ये आपके घर की संस्कार होती है। हुँ, एक तरह से ये आईना होती है आपके घर की ही। हुँ, तो सिर्फ़ पैसों में ही वृद्धि हो, ये नहीं है। कहीं-कहीं जब घर में प्यार बढ़ जाए, वहाँ हुँ, पे हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही बहुत हो। हुँ, अगर प्यार बहुत बढ़ गया, तो कम पैसे में भी वो उतनी ही खुशी देता है, एब्सोल्युटली। जहाँ करोड़ों रुपए हों लेकिन प्यार ना हो। हुँ, तो यही होता है स्त्री धन, कि हुँ। जहाँ पे स्त्री की खुशी होती है, जहाँ वो खुश होती है, वो घर अपने आप धनवान हो जाता है। नहीं, मतलब मेरा मतलब है कि जैसे हम लोग जो मैंने समझा है, स्त्री धन लोग बोलते थे और दहेज को बोलने लग गए उसके बाद में। जो पिता अपनी बेटी को या माता-पिता अपनी पुत्री को देते थे, स्त्री धन के रूप में, वो उसकी सिक्योरिटी होती थी, राइट, राइट? जो उसके बुरे वक़्त में, उसके परिवार के बुरे वक़्त में काम आए। लेकिन उसकी कंट्रोलिंग जो थी, वो सिर्फ़ कंट्रोल अपनी बिटिया के पास था उनकी। तो बेसिकली लाइक अ सिक्योरिटी, लड़का कई बार गलत निकल जाता है, ड्रिंक करता है या कुछ करता है, तो शी हैज़ हर ओन सिक्योरिटी, यू नो, जो बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन अब उसका टर्मिनोलॉजीज़ चेंज करके दहेज बना दिया गया है, जिसमें जो दूसरे साइड के जो होते हैं पेरेंट्स, लड़के के साइड के, वो डिमांड करते हैं कि हमको ये चाहिए, लड़का इंजीनियर है, तो लड़के के लिए हम एक कार ले लेंगे, और अगर लड़का अगर बहुत अच्छी पोस्ट में कहीं का सीईओ है, तो हम इसकी जगह पे 12 लाख रुपए या 15 लाख, व्हाटएवर द अमाउंट इज़, यू नो, वो लोग तय करते हैं। लिटरली लड़के को बेचते हैं वो। बिल्कुल, ये तो बात एकदम ही गलत है। हुँ, आज के मॉडर्न सिविलाइज़ेशन में ये चीज़ की तो जगह नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, हुँ, कि आप दहेज का कार्य कर रहे हो। एग्ज़ैक्टली। बिल्कुल, क्योंकि देखिए आजकल हर कोई इंडिपेंडेंट है, और हर कोई, एक लड़का में मैं जितना मैं पर्सनली बोलूँ तो हुँ, इतना स्वाभिमान तो होना चाहिए कि किसी से कभी हाथ ना बढ़ाना पड़े। एब्सोल्युटली। हमेशा देने वाला हाथ होना चाहिए, कभी लेने वाला हाथ नहीं होना चाहिए। तो जो मैं फ़ील करता हूँ, या जैसा होना भी चाहिए समाज को, कि आप हमारे शास्त्रों में हाँ, आपने बताया अभी कि सब कुछ बिल्कुल, लिखा हुआ है कि बिल्कुल, लड़का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, लड़का बिल्कुल, सब कुछ करेगा। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ दहेज एट बिल्कुल। ऑल, आई बिलीव। दहेज की तो कोई जगह ही नहीं है यहाँ ये पे, प्रथा ही बिल्कुल क्योंकि एकदम खत्म कर देनी चाहिए। अगर आप इतने कैपेबल हो हुँ, और इतनी क्षमता रखते हो, तो हुँ, अपने कैलिबर पे ही सबको बिलीव रखना चाहिए कि बिल्कुल, मैं कर सकता हूँ। बिल्कुल, एंड एब्सोल्युटली। देखिए, मैं भी अगर मैं कहूँ अपने बारे में कहूँ, तो जितना मैं फ़ील करता हूँ कि मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ।
करेक्ट। अगर जो मेरी क्षमता में नहीं है तो देन आई विल नॉट डिस्कस अबाउट इट कि मैं ये नहीं कर सकता। हम्म। लेकिन और ना ही उस चीज़ का डिमांड करूँगा कभी, और ना ही कभी ना ही उसकी करनी चाहे। चाहिए, करेक्ट। डिज़ायर की तो देखिए, जब आपके लाइफ में डिज़ायर हम्म। ज़्यादा हो जाते हैं आपके नीड से, हम्म। जो एक्चुअली आपकी नीड से अगर आपके वांट बढ़ गए तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम ही हाँ, प्रॉब्लम मतलब रहेंगे। पैसे नहीं है तो शादी मत करो। हाँ, मुझसे बाइक चाहिए, एग्ज़ैक्टली। इससे गाड़ी चाहिए, इससे जब पैसे आप चाहिए, कैपेबल वाई? हो जाओ तब आप ये करो। बिल्कुल। तो उसी ये तो बिल्कुल है कि जब आपके उस लायक आप बन जाओ। सक्षम हो तो आप करिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अब दूसरा हम आते हैं शुभम, आपकी पर्सनल लाइफ पे हुँ। थोड़ा सा। आपकी पर्सनल लाइफ में आप इन 7 वचनों को और इन 4 फेरों को कैसे निभाते हैं? तो देखिए, जैसा-जैसा जीवन चलता है, जीवन कभी एक जैसा तो रहता नहीं है। हुँ, और जैसे दिन आते हैं वैसे ही रात भी आती है। तो उसी हुँ, तरह लाइफ में अप एंड डाउन तो आते जाते रहते हैं। एब्सोल्युटली। तो वो आप अगर उसे सहज रूप से हुँ, स्वीकार करते चले जाते हो कि ठीक है, कि राइट ना हो सकता है कभी किसी वजह से आपके भी लाइफ में कुछ इमोशनली आप किसी और एंगल से चल रहे हो सकता है सिनेरियो सामने कुछ और आ गया हुँ, हो सकता है उसके कारण ऊपर नीचे भी हो जाए। तो स्टिल गिव योरसेल्फ सम टाइम एंड कम बैक, कि आपके रिश्ते ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन पर्सनल ग्रजेस। तो आप अपने इन फेरों को याद करते हो कभी जो आप बिल्कुल, जो दोहराते मेरे हो अपने लिए जीवन जो है में? ऐसा है कि मैंने अगर वो 7 फेरे या 7 वचन ले लिए हैं, हुँ, ये जीवन भर के लिए है। वॉव! मैं इससे अब चाह के भी अपने आप को मैं पीछे नहीं खींच सकता। चाहना भी मत। बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, चाहूँ अगर एब्सोल्युटली, कभी चाहना भी हुआ तो भी मैं वो ऑप्शन नहीं दे रहा अपने आप को वेरी गुड। कि मैं इसको अपने आप को मैं पीछे ले जा सकता हूँ। हुँ, नहीं, मेरे अगर मैं राजपूत हूँ तो हमारे लिए हमारे शब्द भी बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। हुँ, अगर मैंने किसी को वचन दे दिया है तो वो अंतिम है। उसके बाद फिर वापस नहीं। हाँ, अब मेरी कोशिश क्या रहेगी, अगर मुझसे कुछ कमी रह जा रही है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि जीवन काल में मैं उस कमियों को भर सकूँ। पूरा करूँ। हाँ, हुँ, तो बस यही मेरा लाइफ़ का तो यही पर्पस है कि हाँ, हो सकता है, क्योंकि देखिए सब चीज़ कर्म से जुड़ा है। मेरे हुँ, लाइफ़ में अगर सिनेरियो उस तरह के हो रहे हैं जो कि हुँ, नहीं होनी चाहिए, सो इट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ माय कर्मा। एब्सोल्युटली। It has nothing टू डू विद related योर to the वाइफ, person. Yeah, it has एब्सोल्युटली, nothing to do with her, or even with me also. It's एब्सोल्युटली, all a play of time and circumstances. बिल्कुल, ये समय और परिस्थिति का खेल है। एब्सोल्युटली, वही समय, वही इंसान है जब आपको वो बड़ा प्रिय लगता है एक समय में, और वही इंसान है जब आपको उसको देखना भी पसंद नहीं करते। बिल्कुल तो सही ये बात क्या है। है कि ये क्या वो इंसान है? नहीं। ये समय और परिस्थिति है जो कि आपके अंदर चेंजेस ऑफ इमोशंस ला रही है। करेक्ट। और अगर आप अपने जितना मैं अपने आप को फ़ील करता हूँ, एंड बीइंग एन आर्ट ऑफ लिविंग टीचर ऑल्सो, मैं इस वाओ! चीज़ को प्रैक्टिस भी करता हूँ अपने लाइफ में जितना हो सके। हुँ, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता। करेक्ट। समटाइम्स कभी ना कभी गलतियाँ भी हो जाती हैं इंसान से। लोगों को तो मान जितना लें वही बहुत बड़ी बात होती है। ये इस चीज़ का नॉलेज ही रहना कि हाँ, हमसे गलती हो रही है, यही बड़ी अपने हुँ, आप में बड़ी है। तभी आप उसको सुधार पाओगे। जब आपको यही एब्सोल्युटली, नहीं पता हो कि मुझसे कुछ गलती भी हुई है, तो आपके पास तो करेक्शन का ऑप्शन ही खत्म हो जाता है। तो इसीलिए मैं जितना अगर कोशिश हो तो उसको कोशिश रहती है कि हाँ, मैं अपने नियमों पे रहूँ और अपने जो वचन मैंने लिए थे, उस पे हमेशा खड़े रहूँ। अच्छा शुभम, कन्या दान का पात्र नहीं होती मेरे हिसाब से, आपने भी समझाया था बिल्कुल, मुझे। और आपने रामायण का एंगल लेके समझाया था कि कन्या पानी ग्रहण होता है। बिल्कुल, तो एग्जैक्टली होता क्या, आप रामायण को लेकर हमें समझा सकते हैं एग्जैक्टली? बिल्कुल। तो बड़ी प्यारी एक छोटी-सी स्टोरी है इसके पीछे, मैं वो आपको बताता हूँ कि जब राजा दशरथ अपने चारों बेटों को लेकर राजा जनक के द्वार पहुँचे, तो उन्होंने राजा जनक ने पूरे बारात का स्वागत बड़े धूमधाम से किया। तो जैसे ही फिर राजा दशरथ राजा जनक से मिले, तो उन्होंने क्या किया कि तुरंत ही राजा जनक के पैर छू लिए। ओह! तो ये देखकर राजा जनक चौंक गए। उन्होंने कहा कि महाराज, आप ये क्या कर रहे हैं? आप ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हैं मेरे पैर छू के? हुँ, आप बड़े हैं, आप वर पक्ष वाले हैं, हुँ, आपका स्थान तो ऊपर का है, हुँ, फिर आप मेरे पैर छू के ये उल्टी गंगा ना बहाइए। तो इस पे राजा दशरथ ने बड़ी सुंदर सा एक लाइन कहा। उन्होंने कहा कि मैं कैसे ऊँचे पद में हो सकता हूँ? मैं तो यहाँ कन्या लेने आया हूँ, मैं हुँ, तो यहाँ पे याचक हूँ, आप दाता हैं। आप हुँ, देने वाले हैं, तो देने वाले का स्थान तो सदैव ही ऊपर रहा है। एब्सोल्युटली, तो आप ही बताएँ कि मैं एक याचक होते हुए आपसे ऊँचा स्थान कैसे पा सकता हूँ? मेरा स्थान तो हमेशा नीचे रहेगा, आपका स्थान ऊपर रहेगा, क्योंकि आप कन्या दे रहे हैं और मैं तो यहाँ कन्या लेने आया हूँ। तो आप तो अपना सौभाग्य मुझे दे रहे हैं कि ये मेरे घर को आके आप सौभाग्यवती बनाएगी। वॉव! तो इस पे राजा जनक जो है, उनके आँखों से आँसू निकल के आ गया।
तो देखिए कहते हैं ठाकुर जी की कृपा से घर में बेटा तो जन्म ले लेता है, हुँ, लेकिन जो बेटी होती है वो पुण्यों के पुण्याई से जन्म लेती है। बिल्कुल। ये सच है कि हर बेटी का पिता होता है, हुँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर पिता के भाग्य में भी बेटी हो। बेटी हो, जब ऊपर वाले की कृपा होती है, तब घर में बेटी बेटी जन्म जन्म लेती है। लेती है। इसके पीछे एक क्षण सुंदर सा 2 शब्द लाइन भी है जो हम गाने में ऐड करते हैं। हुँ। तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो, जा रही है छोड़ के मेरी गली लाडो। खूबसूरत ये ज़माने याद आएँगे, चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएँगे। मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है, मुश्किल दामन को छुड़ाना लगता है। एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। ओ एक दिन कन्यादान तो करना पड़ता है। तो देखिए जब बेटी छोटी होती है ना, तो जो पिता होते हैं वो अपनी बेटी का हाथ किसी अन्य पुरुष के हाथ में तभी रखते हैं जब उनको ये विश्वास होता है कि ये व्यक्ति भी मेरी बेटी का सम्मान, उसकी हुँ, इज्जत, उसका केयर उसी तरह करेगा जिस तरह से मैं करते हैं। तो आज जब बेटी बड़ी हो गई है, तो जब वर राजा जी के हाथ में वो कन्या का अपना बेटी का हाथ उनके हाथ में सौंपते हैं, तो इसी विश्वास के साथ सौंपते हैं कि ये भी आने वाले समय में इसकी रक्षा, इसका सम्मान उसी तरह करते आएगा जिस तरह से मैं करते आया हूँ। एब्सोल्यूटली, तो ये पूरी स्टोरी है कन्यादान की। और देखिए ब्यूटीफुल। कहते हैं कि भले कन्यादान कहा जाता है, लेकिन क्या होता है कि ये सबसे सर्वोत्तम दान कहलाता है। हुँ, इससे ऊपर का कोई दान ही नहीं कोई होता। दान नहीं दान होता। का देखिए, हम हर मंदिर, मस्जिद हुँ, सब जगह जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं हम अपने, हुँ, तो हर मंदिर में जाते हैं अपने ऋणों से मुक्ति पाने के लिए, अपने हुँ, कर्म को काटने के लिए। तो हुँ, कहा जाता है ना कि कहीं आप बलि दीजिए, आप ये कुछ दीजिए, तो इसका क्या मतलब होता है? तो दान का मतलब ये नहीं होता है कि आप जाके किसी का बलि चढ़ा दो, नहीं। दान तो वो दिया जाता है जो आपके सबसे सर्वप्रिय हो। तो जब आप अपनी बेटी का कन्यादान करते हो, तो वो आपको ये सौभाग्य देती है कि आप अपने ऋणों से मुक्ति पा सको, आपके जो कर्म हैं उससे मुक्ति पा सको। तो ये हर बेटी को, अपने पिता को ये सौभाग्य का, ये कन्यादान का, पानी ग्रहण का जो सुनहरा अवसर है, ये ज़रूर देना चाहिए और ज़रूर शादी करके पानी ग्रहण का अवसर अपने पिता को देना चाहिए ताकि वो अपने ऋणों से मुक्ति पा मुझे लगता है कि इसको हम कन्या पानी ग्रहण बोलें तो बेहतर रहेगा, सकें। बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। क्योंकि आज से ही हमें अपने शास्त्रों के हिसाब से चलना शुरू कर देना बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। तो आप चाहे सोना दान कर दो अपने वचन का, चाहे आप अपने वचन का चाँदी दान कर दो, चाहे आप 11,000 गौ दान कर दो, चाहे आप 11 लाख ब्राह्मणों को भी आप भोज करा दो, तो भी ये पानी ग्रहण संस्कार के ऊपर नहीं होता। तो बिल्कुल, इससे ऊपर एब्सोल्यूटली, कुछ भी नहीं होता। जब आप पानी ग्रहण संस्कार कर देते हो, तो आप अपने जन्मों-जन्मों के ऋणों से मुक्ति पा लेते हो। बिल्कुल। तो इसीलिए हर लड़की को, अपने पिता को ये पानी ग्रहण करने का अवसर ज़रूर प्रदान करना चाहिए। मुझे लगता है कि आई थिंक जो मुझे आपके हर शब्द से समझ में आया है, हर वचन से और फेरों के अर्थ से समझ में आया है कि आपके घर में जब कन्या आती है, तो वो माँ शक्ति का रूप है, माँ लक्ष्मी का रूप है, माँ सरस्वती का भी रूप है। उसको उतना ही आदर दीजिए जितना आप देवी माँ को आदर देते हैं। सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। शिवम, आपकी शादी को कितने साल हो गए? सो इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 इयर्स, हमारे जनवरी में 2 इयर्स हो जाएँगे। सो अभी रिसेंटली है। वंडरफुल। तो अब एपिसोड को ख़त्म होने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी, अपनी वाइफ़ के लिए एक सॉन्ग डेडिकेट कीजिए। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी भावना की जीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। हूँ मैं
मैं जहाँ हो तुम वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ, हूँ मैं वहाँ तो तुम जहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ, मुझ में धड़कती हो तुम्ही, मुझ में धड़कती हो तुम्ही, तुम दूर मुझसे हो कहाँ, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मेरी भावना की तुम राधे जीत हो, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो। That was beautiful and Thank so you. soothing. Thank you. Really glad to hear this. Thank you. बहुत ही मजा आया सुन के, और आई बिलीव आपकी वाइफ भी बहुत खुश हो रही होंगी। उनका नाम देके उनको बोल दीजिए कि सॉन्ग आपका आपने उनके लिए डेडिकेट किया है। डेफिनेटली ये सॉन्ग मैं शिवाली तुम्हारे लिए किया हूँ, एंड आई एम श्योर कि आप उनको नेक्स्ट टाइम जरूर अपने पॉडकास्ट में लाओ। पक्का। हाँ, आई वुड लाइक एंड टू यू हियर विल फ्रॉम बी, हर या ऑफ कि कोर्स, उनकी जर्नी कैसी रही है शादी ऑफ की। कोर्स, ऑफ कोर्स, बट आई होप उसके बाद आप लोगों का सब कुछ सही रहेगा। डेफिनेटली, डेफिनेटली। Which is wonderful. I think शिवम, it was such a blessing to meet you. Your voice is so soothing. आप blessed हो सच में। और आप जब शादी भी कराते होगे, लोगों के फेरे कराते होगे, आई थिंक उनके लिए एक यादगार पल बन जाते होंगे उसमें। कोशिश तो यही रहती है कोई कि आपके अपना, पास कुछ है जो आप लास्ट में बताना चाहेंगे कि किसी शादी में गए और क्या रिएक्शन था? हाँ वन ऑफ बिल्कुल, द रिएक्शंस। लास्ट ईयर आई वाज इन अ वेडिंग इन उदयपुर, सो आई हैव डन, मतलब पूरा फेरा चल रहा था बहुत अच्छे से, एंड देयर वाज वन अंकल अराउंड 80 इयर्स के रहे होंगे वो, एंड ही वाज लाइक कॉन्स्टेंटली वॉचिंग मी विदाउट एनी एक्सप्रेशन। ओके। मतलब वो एकदम सीरियस नोट पे मुझे कंटिन्यूअसली घूरे पड़े थे, एंड आई वाज लाइक कि सही तो कर रहा हूँ मैं, हाँ, मुझे एक कुछ जज डाउट तो नहीं कर क्रिएट कर रहा। दिए थे मेरे अंदर कि कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, क्या पीपल आर एंजॉइंग इट और नॉट, एंड आई वाज लाइक अ लिटिल बिट टेंस्ड आल्सो आफ्टर वाचिंग हिम कंटिन्यूअसली। तो जैसे ही फेरा हमारा एंड हुआ, एंड वो अंकल मेरे पास आए, बोले बेटा मैंने ऐसा फेरा आज तक नहीं सुना था, वाओ। और बोले कि मुझे 80 साल हो गए हैं, मैंने अपने फेरे में भी इतना एंजॉय नहीं किया था और ना मुझे कुछ समझ में आया था जितना मुझे आज तुम्हारे फेरे सुन के आ रहे हैं। एंड लिटरली मैं ये अपने दिल से कह रहा हूँ कि मैं ये फेरा सुनने के बाद मेरा खुद का इच्छा हो गया कि मैं वापस शादी करूँ और वापस ये सारे फेरे और रिचुअल्स अटेंड करूँ। सो इस तरह ये उनका कॉम्प्लीमेंट था। इट इज अ वेरी Of ब्यूटीफुल course, कॉम्प्लीमेंट। of course. एक्चुअली आज आप फेरों का सबको अर्थ समझा रहे हो कि इसका मतलब क्या होता है, तो हम रिलेट कर पाते हैं कि हमें अपना जीवन यापन कैसे करना है, आखिर कैसे जिंदगी जीनी चाहिए। आई थिंक यू डूइंग अ वंडरफुल जॉब। I'm trying my कमेंडेबल, best. रियली कमेंडेबल। I'm trying my best कि देखिए सनातन धर्म है, हम सब सनातनी हैं, और अगर एब्सोल्युटली, अपने धर्म से आप ना जुड़े तो ये जीवन का कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि एब्सोल्युटली। अगर आप अपने रूट के बारे में ही नहीं जाने और उन चीज़ों को जो हम रोज कर रहे हैं, रोज हम मंत्र करते हैं, रोज हम भगवान की पूजा करते हैं, रोज अगर कहीं आप वेडिंग में जाओ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक पर्सन का, जो दो इंडिविजुअल है उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मोमेंट होता है फेरों का, अगर उसमें ही वो ना जाने कि हो क्या रहा है तो वो पूरी लाइफ भटके हुए रहेंगे। जब आप लेकिन अगर समझ जाओ कि हो क्या रहा है और ये वचन क्यों लिए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं, तो आपका पूरा लाइफ पर्पसफुल हो जाएगा एंड योर लाइफ विल टर्न आउट टू बी अ सेलिब्रेशन। बेसिकली सनातन ही सत्य है, बिल्कुल। तथ्य है और सही अर्थ है। Absolutely, I totally agree with you in this. Thank you so much, Shubham, for coming here. It was wonderful and a blessing to meet you, really. Same. बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलकर। ऐसे लगा जैसे कि एक नई ऊर्जा के साथ आप मिले हो और सब कुछ रिजुवनेट हो गया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड मुझे खुद आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, एक कुछ नया, एक नए ऑरे में आने को मिला, क्योंकि जनरली हम तो ये सब कर ही लेते हैं, लेकिन मेरा ये पहला शायद फेरो से रिलेटेड पॉडकास्ट है। सो मुझे अच्छा लगा कि पीपल आर पेइंग अटेंशन टू इट, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है आज की डेट में अगर हम ये कर रहे हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पीपल शुड एक्नॉलेज द सनातन धर्म, सनातन Absolutely. एक्टिविटी विच वी आर डूइंग, और ये बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं जितने भी यूथ है उनको जागरूक कर सको। बिल्कुल बिल्कुल, अगर उन तक ये मैसेज
जा सके, हम्म, या वो थोड़ा-सा अपने फेरों के लिए, जो भी आने वाले कपल हैं, हम्म, वो थोड़ा अपने फेरों के लिए कंसर्न्ड हो जाएँ कि दिस इज़ नॉट यू अपनी नो शादी को समझ पाए बेसिकली इन अ रियल सेंस बिल्कुल, विद योर ये फेराज। इसको एक सेलिब्रेशन ही सिर्फ़ मान के ना रह जाएँ। ये बिल्कुल। बहुत ही सेक्रेड और पायस चीज़ है जो कि आप हम्म, करने जा रहे हो। तो मैं चाहूँगा कि वो बड़े ध्यान से करें और बिल्कुल। पूरे समझ के करें। अगर समझ के करेंगे तो आपको उतना ही आनंद आएगा जितना आपको आपकी आफ्टर पार्टी में आता है। एब्सोल्युटली, थैंक यू सो थैंक मच यू सो शिवम, मच। थैंक्स थैंक अ यू सो लॉट। मच।